हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज के जो है आज मैं आपके बीच में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड होगी जो अधिकारों से रिलेटेड जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे रिलेटेड होगी। ओके, तो इस वीडियो के बारे में काफ़ी बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं आज इसके बीच में इसके रिलेटेड आपको वीडियो लेके आया हूँ। ओके, तो आप लोग ध्यान से मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए वीडियो। ओके, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए उनके नोट्स अवेलेबल हैं। और साथ के साथ आपको उत्तराखंड जी के आपके जो हिंदी है उससे रिलेटेड नोट अवेलेबल होंगे, और जो भी जीएस के टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ा दिए हैं वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे फ्रेंड्स में जो है लगातार जीके के जो क्वेश्चन है कहीं से भी मुझे मिलते हैं तो उनको मैं डाल देता हूँ। साथ के साथ जो भी मुझे नई चीज़ उसमें मिलती है वो मैं उसमें डालता रहता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए और जो भी अपडेट होंगी उसमें डालता रहूँगा। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। चलिए दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं आज हमारे वीडियो में अधिकारों से संबंधित जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स अधिकारों से संबंधित बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि आपका उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में हमने उपभोक्ता संरक्षण वाले बिल में बात कर ली है। ओके, तो उसके बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जो सूचना का अधिकार है उससे रिलेटेड जो सूचना आयोग है उसके बारे में हमने बात कर ली है आरटीआई वाले वीडियो में, तो वो हम बात नहीं करेंगे। तो आज जो है हम बात करेंगे कुछ और इंस्टीट्यूशन जो बचे हुए हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। जब भी देश में कुछ न कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं जहाँ पर मानवाधिकार उल्लंघन होता है, तो फिर टीवी मीडिया में आप कई बार खबरें सुनते हैं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उन्होंने इसका स्वतः संज्ञान लिया या वहाँ पर वो लोग गए, है ना। तो इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। तो देख लेते हैं ये क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो एक स्वतंत्र वैधानिक आयोग या वैधानिक संस्था है। ओके, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके, तो ये स्थापना के जो डेट है आपको याद रखनी है, 1993। इसका जो मुख्यालय यानी हेड ऑफिस है वो है नई दिल्ली। संरचना की बात करें तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 7 टोटल सदस्य होते हैं, यानी कि अध्यक्ष सहित जो है वो 7 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। ओके, इसका जो मेन काम है वो है मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी जो है उसके संज्ञान में लाया जाता है तो एनएचआरसी को उस पर जांच करने का अधिकार होता है। या तो उनके जो है उनके संज्ञान में मामले को लाया जाए या वो किसी मामले का स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। जैसे कहीं पर अगर खबर आती है कि भाई किसी जगह पर कोई दलित है उसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है। जैसे कुछ टाइम पहले जो है हमारे उत्तराखंड में ही टिहरी में हुआ था, कहाँ टिहरी में ही हुआ था, जहाँ पर एक कोई दलित है जिसकी पीट कर कोई मतलब हत्या हो गई थी। तो जो भी इस तरीके के केसेस होते हैं, जो मॉब लिंचिंग के केसेस आपने बीच में बहुत सारे सुने होंगे, इन सभी में जो है ये मानवाधिकार जो आयोग है ये जांच करता है, ये चेक करता है, ये वो वहाँ पर घटनास्थल पर जाके जो है तथ्यों की जांच करता है कि वाकई में यहाँ पर क्या चीज़ें हुई है, क्या वाकई में जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित वो रिपोर्ट फिर बनाता है। तो ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, नेशनल वुमेन राइट कमीशन जिसको कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत की गई है और जनवरी 1990 से इसने वर्किंग शुरू कर दी थी। 31 जनवरी 1990 से यह काम करना प्रारंभ कर दिया था। इसकी संरचना की हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं जो कि केंद्र के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? महिलाओं के जो संवैधानिक और कानूनी जो अधिकार हैं उनको जो संरक्षण मिले हुए हैं कानून में, उसकी समीक्षा करना है कि वो जो कानून है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो महिलाओं को संविधान प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनके साथ कोई शोषण हो तो नहीं रहा है। तो इस बात की जो जांच करता है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी इस तरीके से कोई घटना आती है जहाँ पर कि महिला उत्पीड़न की बात आती है तो वहाँ पर ये एक्टिव हो जाते हैं। ओके, जो दूसरा इनका काम है वो है महिलाओं को प्रभावित करने वाली जो नीतिगत तथ्य होते हैं उन पर सरकार को सलाह देना। यानी कि जैसे जो भी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिन पर महिलाएं जो है वो
जो महिलाओं को डायरेक्ट जो इफेक्ट करती हैं उनको, तो उन ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को ये सजेशंस करते हैं कि किस प्रकार से उन नीतियों को बनाना चाहिए, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी जो है महिलाएं जो है ये इस पर काम करती हैं। इसके जो अध्यक्ष है वो आपका श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं अभी वर्तमान में। तो ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसकी। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी जो है राज्यों के अंदर भी अलग अलग ब्रांचें होती हैं, तो वो राज्य महिला आयोग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली जो महिला आयोग है उनकी जो अध्यक्षा हैं स्वाति मालीवाल, तो उनके बारे में तो काफ़ी आता था, टीवी में भी वो काफ़ी बार आती रहती हैं। तो ये जो जितनी भी घटनाएं जो हैं देश के अंदर होती हैं, जब महिलाओं वोमेन से रिलेटेड जो भी मतलब हाईलाइटेड घटनाएं होती हैं उनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, ठीक है। तो लगातार ये लोग काम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल जो माइनॉरिटी कमीशन है। तो माइनॉरिटी जो कमीशन है वो क्या करता है, उसकी स्थापना जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत की गई थी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जो है 1992 में लाया गया, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। इसका जो है उसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं वो कौन कौन से हैं भारत में, वो है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। ये जो आपके टोटल कितने हुए, ये छः जो ये हमारे रिलीजन है ये माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं भारत में, जिसमें जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो है मुस्लिम। लगभग 14% के आसपास इनकी यहाँ पर पॉपुलेशन होती है। तो फ्रेंड्स जो ये माइनॉरिटीज़ होती हैं इनको संविधान के अंतर्गत कुछ राइट जो है वो प्रदान किए गए हैं। तो इसका जो काम होता है मेनली माइनॉरिटी कमीशन का, वो इन अल्पसंख्यकों की जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनका संरक्षण करना। यानी कि अगर उन्हें उनके जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं वो उनका किसी भी प्रकार से हनन होता है तो उसकी जो जांच करना, साथ के साथ जो है अल्पसंख्यकों की से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं उस पर सरकार को सुझाव देना। जैसे कि आपने देखा होगा जो अल्पसंख्यक है उनके लिए कई प्रकार की जो है स्कीम्स जो है चलती हैं, है ना। जो छात्रवृत्ति उनके लिए योजनाएं चलती हैं। तो ये सारी जो योजनाएं, जैसे कौशल विकास की अभी योजनाएं चली थी उनके लिए, एक आपने सुना होगा हुनर हाट स्कीम। तो हुनर हाट के अंतर्गत जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके अंदर जो पैतृक जो हुनर होता है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की स्कीम है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो स्कीम्स होती हैं इनके बारे में सरकार को जो सजेशन देने का काम ये माइनॉरिटी कमीशन करता है, ठीक है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं वर्तमान में श्री सैयद, अजीब सा नाम है इनका, श्री सैयद घयोरुल हसन रिजवी, है ना। तो ये इनका नाम है श्री सैयद घयोरुल हसन रिजवी, ये वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो इंस्टीट्यूशन है वो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी है, या जिसको हम कह देते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 19 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसका जो काम है जो पर्यावरण और वन जो संरक्षण है उसके अंतर्गत या प्राकृतिक जो संसाधन है उनसे संबंधित मामलों की सुनवाई करना। यानी कि जो वन अधिकार हैं उनसे संबंधित अगर किसी का कोई शोषण होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का अधिकार ही होते हैं, क्योंकि संविधान में जो है वो आपको आर्टिकल 19 के तहत जो है अधिकार प्रदान है कि आप क्या करेंगे, एक स्वच्छ वातावरण में आपको जो रहना, उसके स्वच्छ वातावरण का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है। तो उसको वो अगर प्रदत्त नहीं होता है तो उस स्थिति में जो है उसके लिए जो है हम शिकायत किस पर करें, तो वो एनजीटी है। तो आप देखते हैं कि देश में जो तरह तरह के मामले आते रहते हैं, जैसे समय समय पर जो है एनजीटी जो है वो गवर्नमेंट्स जो है उनको सजेशन देती रहती है, साथ के साथ उनको डांट भी लगाती है। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन जब इंक्रीज होता है तो एनजीटी वहाँ पर जो है हस्तक्षेप करती है और सरकार को बोलती है कि भाई क्यों नहीं तुम कदम उठा रहे हो, क्यों ये इस तरीके से जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। या जैसे अगर अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर पेड़ ज़रूरत से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है एनजीटी हस्तक्षेप करके उस पर रोक लगाता है। जैसे कि उत्तराखंड में भी जो चार धाम अभी जो योजना चल रही है तो उस पर भी कुछ टाइम तक एनजीटी ने रोक लगा दी थी, जबकि उसमें शिकायत हुई थी कि भाई जो मलबा है वो क्या नदी में डैम किया जा रहा है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जो कंपनी है उसको अलग अलग साइट्स बनानी पड़ी। तो वो जो अलग अलग साइट्स है वहाँ पर फिर मलबा डैम के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए गए ताकि नदी के अंदर वो मलबा ना जाए, और अगर नदी के अंदर जाएगा तो उसका मार्ग बाधित होगा। इस तरीके से जो पर्यावरण के जिससे संबंधित अधिकार हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है, एनजीटी का। ओके, तो एनजीटी बहुत प्रमुख संस्था है देश के अंदर। एनजीटी ही कई चीज़ों का पालन भी करवाती है। जैसे आपने एक सुना होगा कैंपा, है ना, कई बार एग्जाम के अंदर भी आता रहता है कि कैंपा फंड के अंतर्गत जो है उत्तराखंड को 2000 करोड़ मिले, 1200 करोड़ मिले। तो कैंपा क्या होता है, कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन
जो है वो एक्ट होता है ये कैंपा फंड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर कोई कंपनी जो है वो अगर कोई भी काम करती है, कोई कोई प्रोजेक्ट करती है, कोई भी बिल्डिंग बनाती है, उसके अंतर्गत अगर वो कोई पेड़ काटती है तो जितने पेड़ वो काटती है उस हिसाब से उसको क्या करना पड़ता है, इस कैंपा फंड में जो है वो पैसा जमा करना पड़ता है, ताकि क्या हो, उतना जो पेड़ काटे गए हैं उसके बदले ही उसके दुगने पेड़ जो हैं वो दूसरी जगह पर लगाए जा सकें, है ना, इस तरीके से पर्यावरण के नुकसान को बचाने के लिए। तो ये हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, वर्तमान में इसके अध्यक्ष, इनका नाम याद रखना है, आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जो इसमें जो एनजीटी होता है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो मतलब एक तरह से सदस्य होते हैं इसके। ओके, आगे है हमारे पास भारतीय पुनर्वास परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1986 में पंजीकृत सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था और सितंबर 1992 को संसद द्वारा इसको अधिनियमित कर लिया गया था। ओके, तो ये है हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद। इसका जो मेन काम क्या होता है, दिव्यांग जो जन है हमारे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके पुनर्वास के लिए और इनकी विकास के लिए जो योजनाएं हैं उनको बनाना और उनको सरकार को सजेशन देना, तो ये इसका काम होता है। ठीक है, तो ये है हमारा राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट है हमारे पास नालसा। नालसा क्या है? नालसा के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण अधिकरण जो है वो भारत का। तो ये क्या होता है, ये इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत की गई थी। फ्रेंड्स, ये नालसा का मतलब होता है, इसका जो मोटो है, मोटो याद रखना है आपका, मोटो है सबके लिए न्याय। तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो गरीब आदमी है वो भी, उसकी भी न्याय तक पहुंच हो, उसको भी जस्टिस अवेल हो। अब वो जस्टिस कैसे अवेल होगा भाई, जो गरीब आदमी है, यानी कि जो आपका पिछड़े वर्ग हैं, जो आपका जिनकी पहुंच नहीं है, तो वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, वो बड़े बड़े वकील हायर नहीं कर सकते हैं, उनकी महंगी फीस नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब उनको न्याय नहीं मिलेगा, है ना। तो उसी के लिए जो है ये नालसा बनाया गया है, जो कि क्या करता है, जो ऐसे वंचित वर्ग हैं उनको फ्री में जो है वो लीगल एड प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको वित्तीय या कानूनी मदद प्रोवाइड करता है नालसा के अंतर्गत। ओके, उसके साथ साथ ये मीडिएशन भी करवाते हैं, शांतिपूर्ण सौहार्द मामले जो हैं उनको निपटारे के लिए मीडिएशन करवाते हैं, कि किसी तरीके से मीडिएशन से और सौहार्दपूर्ण तरीके से मामलों का निपटारा हो जाए, तो वो भी इनका काम होता है नालसा का। ओके, तो ये इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन थे। तो इसका जो मेन काम मैंने आपको बता दिया कि जो कमजोर वर्ग हैं उनको निःशुल्क कानूनी जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करना जो है नालसा का मुख्य काम होता है। ओके, अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संगठन, जो इनके जो अधिकारों से संबंधित संगठन है, उसमें सबसे पहला है आपका वर्ल्ड जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन। इसका जो स्थापना हुई थी वो 1967 के अंदर हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो क्या है, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। इसका जो मेन काम है वो क्या है, रचनात्मक जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित करना और विश्व में बौद्धिक जो संपदा है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, उसको संरक्षित करना। यानी कि जो प्रत्येक देश होता है, अगर वो उस देश के जो लोग हैं उनके द्वारा कुछ चीज इन्वेंट की जाती है, तो उस देश के लोगों को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, उस देश के लोगों की बौद्धिक संपदा है और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई और उसको चोरी करके उसका क्रेडिट ले जाए, है ना। तो उसके लिए जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर ये इंस्टीट्यूशन जो है वो देखता है, और साथ के साथ जो है दुनिया के अंदर किस तरीके से जो है इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाए, ये सारे काम जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। तो इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। वर्तमान जो इसकी स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 2006 को 47 सदस्यों के रूप में हुई थी। एक्चुअली में इसकी स्थापना तो 1950 में ही हो गई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद जो है वो, जो युद्ध के बाद जो कई तरह के देश जो तबाह हो गए थे, तो उनमें लोगों की सहायता करने के लिए ये ह्यूमन राइट कमीशन बना था। लेकिन उसके बाद जो है उस कई सालों तक मतलब ठंडे बस्ते में पड़ा रहा है। तो 2006 में इसका पुनर्गठन एक तरह से हुआ और 47 सदस्यों के साथ इसका पुनर्गठन हुआ। इसके जो पैतृक संगठन है वो कौन सा है, यूएन है, यूएन महासभा, यानी कि यूनाइटेड नेशन महासभा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी पैतृक संगठन है। इसका जो काम होता है वो किसी भी देश के अंदर जो है मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना है। ठीक है,
तो जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये वर्ल्ड लेवल पर जो है वो लोगों को एक तरह से सचेत करता है और वहाँ पर जो है एक तरह से मतलब लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी को जागरूक करता है कि भाई फलाने देश में जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है ना, चाहे वो कहीं पर भी जो है वो किसी तरीके से वायलेशन हो रहा होगा तो उसकी जो जांच करने का अधिकार इनको होता है, ठीक है। हालांकि जैसे अब ये एक तरह से अब कोई ये लीगल वैसे तो है नहीं कि ज़बरदस्ती ये कुछ जांच कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल के लिए जैसे भारत के अंदर जो है अगर ये कुछ कुछ भी बात करते हैं तो भारत इसमें कहता है कि हमारा इंटरनल मैटर है तो आप इसमें नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही जैसे अगर चाइना के अंदर ये कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो चाइना कहता है कि आप कैसे बोल सकते हैं, आप बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर अभी चाइना के अंदर जो है उइगर जो मुस्लिम है उनका इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, उनको अलग अलग कैंप्स के अंदर भर्ती करके उनको प्रताड़ना किया जा रहा है, लेकिन उस पर उसके ऊपर जो है वो ये कमीशन कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि चाइना के अंदर वो किसी का जो है वो रूल मानते ही नहीं है ना। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग जो है देशों के अंदर इस प्रकार की जांच करते हैं। वर्तमान में जो है यूएन के महासचिव कौन है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, वो है एंटोनियो गुतरेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो फ्रेंड्स एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, यानी कि एक एनजीओ है और ये काफ़ी मतलब फेमस एनजीओ है जो कि मानवाधिकार क्षेत्रों के लिए पूरी दुनिया के अंदर काम करता है। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1961 में लंदन में हुई थी और वर्तमान में 150 देशों के अंदर ये काम करता है, ठीक है। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये इंडिया के बारे में भी जब भी जैसे अगर कुछ इस तरीके की रिपोर्ट छापते हैं कि भाई भारत में इस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो सरकार उसको क्या बोलती है कि ये प्रोपेगेंडा है या कुछ भी, तो इस तरीके से उसको खारिज कर देती है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसकी क्या हो बदनामी हो, है ना। जैसे कि आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से जब इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें 2-3 बड़े स्टार्स ने जो है हमारे यहाँ पे जो है वो ट्वीट्स किए किसानों के आंदोलन को लेके तो किस प्रकार से हंगामा हो गया है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेटा। पेटा क्या है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो जो ये पेटा नाम की संस्था है इसके बारे में आपने सुना होगा, इसका गठन 1980 में इनग्रिड न्यूकिर्क और एलेक्स पचेको द्वारा की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय वर्जीनिया में है जो कि यूएसए के अंदर है। और जो पेटा इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2000 से में हुई, जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई में। तो फ्रेंड्स जो ये पेटा नाम की संस्था है ये दुनिया भर में जो पशुओं के ऊपर क्रूरता की जाती है उसको मतलब उसको उसको उससे लड़ती है, ये उसके खिलाफ ये काम करती है, उससे पशुओं को बचाने का काम करती है। इसके अंतर्गत जैसे भारत के अंदर भी जैसे ये 2000 से ये प्रारंभ हुई तो ये लगातार भारत के अंदर पशु क्रूरता इसके ऊपर बात करते रहते हैं। जैसे ये तमिलनाडु के अंदर जो जल्लीकट्टू बैन करवाने का काम है तो वो उसमें इन्होंने जो है वो याचिका दायर की थी, बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है लीगल काम किए उसमें, तब जाके जो है वो हालांकि उसको फिर से चालू कर दिया गया है लेकिन उस पर जो बीच में बैन वगैरह लगा था जो भी इसमें लोग जागरूक हुए हैं तो वो सब इन्हीं के कारण से हुए हैं। तो ये है पेटा इंटरनेशनल लेवल पर ये लोगों को जानवरों के या पशुओं के अधिकारों के लिए जागरूक करती है, ठीक है। तो ये है हमारी पेटा नाम की संस्था। तो इस प्रकार से ये संस्थाएं। उसके अलावा आपको याद रखना है बचपन बचाओ आंदोलन। जो बचपन बचाओ आंदोलन है ये है रिलेटेड किसका, आपका कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने 1980 से ये शुरू किया था। और ये जो बचपन बचाओ आंदोलन है ये बहुत बड़ा एनजीओ है फ्रेंड्स। ये इंटरनेशनल लेवल पर या पूरे भारत देश के अंदर ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी जो बच्चे हैं ऐसे बच्चे हैं जो कि वंचित हैं पढ़ाई से, उनको पढ़ाई के क्षेत्र में लाने के लिए, साथ के साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की जो है वो तस्करी होती है, उनको जो है बाल श्रम में धकेलना और देह व्यापार में धकेलना, इस तरीके के जो काम होते हैं उन सब से ये फाइट करने का काम करती है। तो ये इसीलिए जो है इसको कैलाश सत्यार्थी जी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूशन हो जाता है। इसके अलावा भी अब जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो बाकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको याद रखने हैं लेकिन वो अधिकारों से संबंधित नहीं है। जैसे कि आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये भी इंस्टीट्यूशन सारे हैं, ये याद तो करना ही पड़ेंगे, क्या पता इनसे क्वेश्चन आ जाए। लेकिन हालांकि ये अधिकारों से रिलेटेड नहीं है लेकिन हो सकता है इससे पूछा जाए प्रश्न, तो ये भी आपको सब याद रखना है। वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, है ना, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ओके, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो के अंदर। बाकी जो है वो अगर वो इंस्टीट्यूशन होगी उनके बारे में भी मैं एक वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड डे नहीं, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।